जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का 21वां प्रैक्टिस सेट। बेटा शानदार सेशन होने वाला है। अगर आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी बच्चे या जो भी छात्र छात्राएं 25 प्लस प्रश्न तक पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्दी बेटा उनका इंतजार कर रही है। वर्दी भी होगी, सितारे भी होंगे। कहने का मतलब है आपके सितारे गर्दिश में नहीं रहेंगे। तो शेर शेरनी तैयार हो जाओ, स्किप करके बिल्कुल मत भागना। शानदार प्रश्नों का यहाँ पर समूह मिलेगा और डिटेल ऐसा होगा जैसे कोई विस्तार वाली क्लास चल रही हो। बाकी डेडिकेटेड वीडियो आपके बने हुए हैं, प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है। किसी भी टॉपिक पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं, विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आपने बुलाया होता, मतलब आपने बुलाया और हम चले आए। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तो बेटा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, जरूर आते। ये एक आपका वाक्य दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि एक्चुअली ये वाक्य किस प्रकार के वाक्य भेद में आता है। ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है आपने बुलाया होता तो हम चले आते, हम जरूर आते। तो संकेत देने की बात है कि अगर आपने बुलाया होता तो हम जरूर आते। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर दिया गया है। अगर आज्ञावाचक वाक्य में बात करें तो बेटा यहाँ पर आज्ञा देने का काम होता है। अक्सर अध्यापक अपने छात्र छात्राओं को देते हैं, माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को देते हैं, छोटों को देते हैं। संदेह में बेटा संदेह की अवस्था जिस वाक्य में होती है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। और इच्छावाचक में है दिन दूनी रात चौगुनी, तरक्की करो, फलो फूलो, समझ रहे हो, खूब तरक्की करो, ये मेरी इच्छा है। तो ये बेटा इस प्रकार के वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ तो बता दिया यार मैंने, वाक्य की परिभाषा ही आपको नहीं बताई। तो बेटा आपके जब शब्द होते हैं ना, शब्द, ये जब शब्द बहुत सारे मिलते हैं उसके बाद मिल करके क्या करते हैं, सार्थक अर्थ देने का काम करते हैं। मतलब क्रमागत तौर पर आते हैं कि किस तरीके से कर्ता आना चाहिए, फिर आपका कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए। हिंदी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी की नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो है ना, बहुत सारे शब्द जब आपस में मिल जाते हैं, मिल करके क्या करते हैं बेटा, आपके वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। तो आपको परिभाषा वाक्य की समझ में आ गई बेटा। एक नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, उन्मूलन दिया गया है। उन्मूलन का सही विलोम। विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों विपरीत अर्थ देने वाला। ठीक, विपरीत अर्थ देने वाला, या कह सकते हैं कि उल्टा अर्थ देने वाला। जो कुछ भी शब्द मिलेगा वो जो शब्द दिया गया है उसका क्या होगा, विपरीत होगा, विलोम होगा। अब कह रहा है उन्मूलन, उन्मूलन दिया गया है, आपसे इसका विपरीत पूछा गया है। तो उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर दिया है आपने, जड़ से बिल्कुल नष्ट कर दिया है। एक तरीके से मान के चलो तो रोपण हो जाता है, मतलब आपने रोप दिया है, नया पौधा आपने तैयार कर दिया है। उदाहरण है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे बिल्डिंग का करके एक्चुअली दिमाग में बैठा रहे लंबे समय तक, और इस तरीके का प्रश्न आए तो आप उसे हिला डुला के चले आओ, कहने का मतलब। तो उन्मूलन का मतलब होता है आपने उसको समाप्त कर दिया, और इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा, रोपण हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दूसरे नंबर के प्रश्न का हो जाएगा। बेटा तीसरा सवाल है, भैंस के आगे बीन बजाना। कभी कभी क्या होता है ना, आपको मम्मी पापा या आपके सगे संबंधी जो आपसे बड़े हैं वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप अपनी बजाते रहते हो, कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। कहते हैं बच्चा पढ़ लो पढ़ लो। मैं भी आपको बोलता हूँ कुछ बच्चे ऐसे ही होंगे कि भैंस के आगे बीन बजाते रहो। मतलब क्या है ना, कितना भी मैं कहूँगा, मैं आपको मूर्ख तो नहीं कह सकता क्योंकि आप क्या हैं, समझदार बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मूर्ख तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना क्या होता है, भैंस के आगे बीन बजाना होता है। क्योंकि भैंस के आगे आप बीन बजाओगे ना तो वो नागिन डांस तो करेगी नहीं, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका सही अर्थ है मूर्ख के आगे ज्ञान की बातें करना। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, चाकू दिया गया है। अब आप क्या करेंगे ना, चाकू शब्द का बेटा बहुवचन बताना है। शब्द बेटा क्या होते हैं, शब्द आपके वर्णों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से कुछ ना कुछ सार्थक निर्माण होता है, कुछ ना कुछ अर्थ देने वाले पदों का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के आपके शब्दों का निर्माण होता है। सीधी सी बात आपको यहाँ पर समझना है। मतलब वर्णों का जो सार्थक समूह है ना,
वर्ण बहुत सारे मिले और एक कोई सार्थक अर्थ देने वाले किसी का भी निर्माण करे तो वो आपका शब्द कहलाता है, मतलब उसे हम जो है शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो भैया शब्द हो गया। मोस्टली शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, मतलब जो कोई ना कोई अर्थ दे और जो कोई अर्थ ना दे। ठीक, डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर देख लेना। बेटा यहाँ पर बात कर रहा है चाकू की। चाकू तो जानते हो, चाकू का बहुवचन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर चाकुओं होता है, चाकुओं होता है, तो बेटा चाकू चाकू लगा लो। दूसरा कहेगा नहीं सर बड़ाऊ की मात्रा छोटा ऊ में बदल जाएगी, सो चाकुओं हो जाएगा। अब एक व्यक्ति क्या कहेगा कि चाकू तो होगा नहीं भैया, अगला कहेगा चाकू चाकू सेम सेम तो होंगे नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पर मामला सेम सेम का ही है, मामला यहाँ पर क्या है? सेम सेम का ही है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चाकू का कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 का बेटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल तो हो ही गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5वें की बारी है। कह रहा है शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की कह रहा है, किसकी कह रहा है? शब्द की। शब्द बेटा किससे बनते हैं? आपके वर्णों से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या मिलेगी? बताओ, आप बताओ क्या मिलेगी? वर्ण ही मिलेगी बेटा, वर्ण मिलेगी। अगर हम बात करें कि जो हमारे वर्ण है और जो वर्णों का सार्थक समूह है, जिसे बेटा हम हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपको 52 वर्ण देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको 11 बेटा स्वर देखने को मिलेंगे और 39 आपको क्या मिलेंगे बेटा? व्यंजन देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर 33 भी तो होते हैं, 39 भी तो होते हैं, 41 भी होते हैं क्या? तो भैया डेडिकेटेड वीडियो है, आप वहां जाकर के इसको कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, अब बेटा अगर बात करें वर्णों में, तो जो 52 वर्ण है ना, इनमें आपके 2 प्रकार के वर्ण हैं। एक तो आपका स्वर भी है और दूसरा आपका व्यंजन है। तो स्वर दिया गया है, व्यंजन दिया गया है, तो वर्ण में है, इसलिए इन ऑप्शन को हटाना ही पड़ेगा। अयोग वाह में बेटा आपका अंग आता है और आपका आहा आता है, ये अयोग वाह में आता है, मतलब अंग और आहा ये आपके अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ध्यान रखना, बहुत समझदारी वाले बात है। आहा को बेटा विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखो जितना क्लियर कर पाऊंगा मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, भूखे को खाना दो, तो दे देंगे भैया। यहाँ पर भूखे आपका क्या है? रेखांकित दिया गया है भूखे को। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक? कारक बेटा क्या होता है ना, आपके वाक्य में एक्चुअली कर्ता दिया गया होता है, कर्म दिया गया होता है, क्रिया दी गई होती है। तो इसमें समन्वय बिठाने का, तालमेल बिठाने का काम कौन करते हैं बेटा? तालमेल बिठाने का काम बेटा कौन करते हैं? तो वो होते हैं आपके कारक। हिंदी में बेटा कारक की बात करें तो 8 प्रकार हैं आपके कारक के, डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भूखे को खाना दो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? भूखे को खाना दो। अब इसे थोड़ा सा समझो। भूखे को खाना दो मतलब आपसे पापा ने बोला कि भूखे को खाना दो, मतलब भूखे के लिए क्या करो? खाना दो। तो यहाँ पर को तो आया है, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है बेटा? के लिए वाला दे रहा है, और के लिए वाला जहाँ को कारक चिन्ह आए लेकिन के लिए का अर्थ दे रहा हो ना, तो वहाँ पर बेटा संप्रदान कारक होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है ना, अगर कर्म वाला दिया गया होता तो किस सिचुएशन में आपको फंसा सकता था? तो बेटा कारक पे डेडिकेटेड वीडियो बना है, उसके अपवाद में जाकर देख लेना, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अपवाद हैं। कर्ता कारक का बेटा जो चिन्ह होता है ना, कारक चिन्ह होता है, वो आपका क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने होता है। अपादान कारक में बेटा आपका से दिया गया होता है, और ये से क्या करता है? अलगाव का भाव दर्शाता है। ठीक है, मतलब से आपका क्या है? अगर अलगाव का भाव दिखा रहा है, मतलब से कारक चिन्ह दिया गया है आपके वाक्य में, लेकिन कहीं ना कहीं अलगाव का भाव दिखा रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह दिल्ली से आगरा जाता है, एक जगह को छोड़ करके मतलब अलग हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर बेटा आपका अपादान कारक होता है। मतलब अगर होगा अलगाव तो वहाँ पर होगा अपादान का प्रभाव। ठीक,
अब बेटा संप्रदान तो मैंने बता ही दिया आपको। करण कारक में भी आपका कारक चिन्ह बच्चों से दिया गया होता है, लेकिन ये से क्या करता है, के द्वारा के अर्थ में आता है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो व्यक्ति है और जिस वस्तु के बारे में बताया जाता है उन दोनों का एक्चुअली क्या बना रहता है, जुड़ाव कहीं ना कहीं बना रहता है, अलगाव का भाव नहीं होता है। तो करण का भी बेटा कारक चिन्ह से होता है, अपादान वाले का भी से होता है, लेकिन अगर अलगाव आएगा तो अपादान कारक होगा उस वाक्य में। अगर कहीं ना कहीं जुड़ाव बना रहेगा या के द्वारा का भाव निकल के आएगा तो वो बेटा आपका जो है करण कारक में चला जाएगा। जैसे वह साइकिल से स्कूल जाता है, मतलब वह साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है। वह बाइक से स्कूल जाता है, मतलब बाइक के द्वारा जाता है। बाइक से ऑफिस जाता है, बाइक के द्वारा जाता है। तो जुड़ाव कहीं ना कहीं उसका बना है, शाम की छुट्टी होगी फिर उठाएगा फिर चला आएगा, तो इस तरीके से वहाँ करण कारक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बेटा कौन सा है, अपादान कारक है। ओ सॉरी, अपादान नहीं है भैया, संप्रदान बताया था ना मैंने, संप्रदान ही है, ठीक है। अपादान कहाँ से हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पहले भी मैंने आपको सी बताया था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिस अलंकार में एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, मतलब एक आपका शब्द दिया गया होता है लेकिन एक शब्द में क्या होता है, बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, है ना, बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं। तो बेटा जो चिपकू टाइप का शब्द होता है ना, जिसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो मेरे बच्चों आपका जो है किस अलंकार में चला जाएगा, तो वो आपका जाएगा श्लेष अलंकार में। किस में जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब ही होता है कि एक शब्द होता है उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, मतलब कई अर्थ निकलते हैं, तो श्लेष अलंकार। अच्छा एक बात बताओ, अलंकार की तो परिभाषा मैंने बताई नहीं बेटा। अलंकार क्या होते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाने का काम आपके कौन करते हैं, अलंकार करते हैं। मतलब काव्य का आभूषण कौन होता है, तो वो प्यारे बच्चों आपके अलंकार होते हैं। अलंकार की अगर हम बात करें, अलंकार की अगर हम बात करें तो बेटा आपके हिंदी में वैसे तो अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। एक आपका बेटा शब्दा भी रहता है, शब्दा अलंकार होता है। दूसरा वाला आपका कौन सा होता है, वो बच्चों अर्थालंकार होता है, ठीक है। मतलब शब्द के माध्यम से अगर काव्य में सुंदरता लाने का काम करेंगे, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर बेटा आपका शब्द अलंकार। और अगर अर्थ के अनुसार आप जो है काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ाने का काम करेंगे तो अर्थाल। लेकिन तीसरा भी भेद बेटा होता है उभयालंकार। क्या होता है, उभयालंकार, ठीक। कौन सा होता है, उभयालंकार, ठीक। तो मतलब शब्द अर्थ दोनों लेकर के सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जाएगा, तो यहाँ पर होता। अब अगला क्या होता है ना कि मानवीकरण में बेटा क्या होता है कि कोई घटना दी गई होती है उसको हम मानवीकरण कर देते हैं, मतलब एक तरीके से सजीव में लेकर के चले जाते हैं, जीवंत उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यमक अलंकार में बेटा क्या होता है, आपके दो या दो से अधिक शब्द दिए गए होते हैं और उन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर सी 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, हिंदी में उपन्यास का सम्राट, मतलब हिंदी में अगर जाओगे और उपन्यास का सम्राट के बारे में आपसे पूछ लेगा तो उनका नाम बेटा प्रेमचंद्र आपकी जुबान में फटाक से आ जाएगा। तो प्रेमचंद को बेटा उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। शानदार उपन्यास लिखे हैं, चाहे गोदान की बात करो, चाहे गबन की बात करो, चाहे रूठी रानी की बात करो, नमक का दरोगा की बात करो, सवा शेर गेहूं की बात करो, क्या शानदार लिखा है। मतलब मैं कह नहीं सकता, शानदार से शानदार उपन्यास आपके बेटा प्रेमचंद्र ने लिखे हैं, सो इन्हें उपन्यास का सम्राट बोला जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक, ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। बेटा अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग किया गया। बेटा ये रस क्या होता है, किसी काव्य को आपने ले लिया, पढ़ने में बिल्कुल आनंद के ऊपर आनंद चला आ रहा है, समझ लेना रस है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, आजकल तो बच्चे बहुत देखते हैं, आनंद की अनुभूति है, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अगर आनंद की अनुभूति है तो समझ लेना कि रस कुछ न कुछ तो तुम्हें मिल रहा है। अब आनंद में कभी कभी शोक की अवस्थाएं भी आती हैं, ऐसा नहीं हर समय आनंद ही चलता है। अरे यार एक बात बताओ, कोई मूवी देख रहे हो, इमोशनल आ गया, अब इमोशनल हो गए तुम,
तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो ना, भाव तो बदल जाएगा भाई। तो अब यहाँ पर कह रहा है जो पंक्तियां हैं, हे खग, हे मृग है, मतलब कह रहा है हे खग, खग मीन्स होता है पक्षी, मृग है आपके मृगों से भी पूछ रहे हैं। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरैनी, जब दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले जाता है, किडनैप कर लेता है कुल मिलाकर के आप समझो, और लंका लेकर के चला जाता है, तो उस दौरान जब अरे वो मामा मारीच नहीं थे जो हिरण का रूप धारण किए थे, सीता जी ने जिक्र किया कि भाई जाओ जाओ लेके आओ, जिद कर लिया तो कह रहे हैं जा रहे हैं। उसी मामले में क्या हुआ कि रावण उठा के ले गया। जब लौट के आए तब बेटा ढूंढते हुए पूछ रहे हैं, तब की यहाँ पर एक घटना दी गई है। ओके चले, अब यहाँ पर बताओ कौन सी अवस्था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि राम जी सीता से बिछुड़ चुके हैं और यहाँ पर बेटा वियोग की अवस्था आ चुकी है, और श्रृंगार रस तो है ही, क्योंकि नायक नायिका का जहाँ वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। अच्छा एक बात हाँ समझ लो भाई, श्रृंगार आपका ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे कभी भी इस तरीके से ऐसे मत करना, ये काट दोगे ऐसे करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। तो बेटा श्रृंगार रस तो पहले से ही है, अब इसमें क्या है, बिछुड़ चुकी है तो वियोग श्रृंगार रस है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी चला जाएगा। अब आपने देखा था जब बेटा सीता का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम सीता से मिले थे जाकर के, उन्होंने देखा था, तो उस समय क्या था बेटा, संयोग श्रृंगार रस था। देखो मैं जहां तक लिंक करा पाऊंगा कराऊंगा भाई। करुण रस में बेटा क्या होता है, इसका स्थायी भाव बेटा आपके शोक होता है। ये बेटा तब आपका प्रयोग होता है ना जब चिर विरह की स्थिति होती है, मतलब किसी व्यक्ति की मोस्टली मृत्यु हो जाती है, वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, उस अवस्था में आपका करुण रस। रौद्र रस का भैया आप जानते हो क्रोध होता है, और क्रोध के मामले में शंकर जी का नाम तो आप जानते हो, कामदेव का क्या हुआ था सब जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल, अक्षी का तद्भव रूप। बेटा अक्षी जो दिया गया है ये आपका एक तत्सम शब्द दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, तत्सम दिया गया है, और इसका जो बेटा तद्भव है वो आपसे पूछा गया। तो मैं आपके प्रश्न पर चल रहा हूँ, उससे पहले आप तत्सम को समझो। बेटा तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब संस्कृत के शब्द हैं, और जैसे आपके दिए गए हैं वैसे ही उठा के हमने क्या किया बेटा, हिंदी में प्रयोग कर लिया। मतलब संस्कृत के शब्द थे, ज्यों का त्यों क्या किया हमने हिंदी में प्रयोग कर लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम। अगर संस्कृत के शब्दों को हमने कुछ न कुछ क्या कर दिया बेटा, विकृत कर दिया, इसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, हिंदी में धड़ाधड़ प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वो बेटा आपका क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो तत्सम और तद्भव से आप परिचित हो गए। दूसरी बात, यहाँ पर अक्षी जो दिया गया है वो आपका तत्सम शब्द है। मैंने बेटा पहचानना बताया है कि तत्सम और तद्भव को आप कैसे पहचानोगे, बहुत सारे कुछ पॉइंट बताए हैं मैंने, और सच में बहुत काम के हैं, मतलब मज़ा आ जाएगी। वहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो है, जा करके देख लेना। तो तत्सम तद्भव बिल्कुल मतलब दिमाग से उड़ेंगे ही नहीं, इतना शानदार तरीके से विस्तार किया है। तो अक्षी बेटा जो है ना, इसका जो तद्भव होता है वो बेटा आँख होता है। क्या होता है, आँख होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक, आँख होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से मीन दिया गया है, मीन, जल बिच मीन प्यासी, या सुन सुनी आवे मोही हांसी, मतलब पानी में मछली रह रही है और फिर भी कह रही प्यास लगी है, मतलब आप समझ सकते हो, क्या बताएं यार। तो इसका सही पर्यायवाची शब्द बताना है बेटा। पर्यायवाची शब्द एक्चुअली क्या होते हैं ना, समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द बेटा क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मीन, मीन मतलब मछली, मछली मतलब मत्स्य वर्ग में आता है। सो मत्स्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। विभावरी बेटा रात होती है, विभावरी है ना, रात वाली होती है। चलो तो 11 नंबर का बेटा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल है, सूर्योदय यहाँ पर आपका दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, सूर्योदय दिया गया है। कौन सी संधि है, तो संधि को समझो सबसे पहले बेटा। जब दो समीपवर्ती वर्ण आते हैं, ठीक है, दो समीपवर्ती
वर्ण आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, मेल करते हैं। मेल करने के बाद क्या होता है, विकार होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चेंजमेंट होता है, अपनी भाषा में जो समझ लेना। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है बेटा, संधि हो जाती है। मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। अगर संधि को तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद कहलाएगा। ओके, अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में, क्योंकि हिंदी की बात यहाँ पर हम कर भी रहे हैं, हिंदी में बेटा आपकी जो संधियाँ हैं ना वो 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी बेटा स्वर संधि होती है, दूसरी आपकी व्यंजन संधि होती है, तीसरी वाली आपकी विसर्ग संधि होती है। डेडिकेटेड वीडियो बना है। स्वर संधि के बेटा 5 भेद होते हैं। ठीक, इतना बहुत है, यहाँ पर और विस्तार चाहिए तो प्लेलिस्ट आपके लिए जिंदाबाद है। तो सूर्योदय, सूर्योदय को भाई तोड़ लेते हैं। क्या कह रहा है, सूर्य धन उदय, ये टूटा, हमने संधि विच्छेद किया। एक्चुअली यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर जो यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, ये सब जो लिखे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे ना स्वर संधि के भाग हैं। ये स्वर संधि के भाग है, स्वर संधि के भेद है। एक बात समझ लेना, पहली चीज तो इन्हीं में से हमारा कोई आंसर है। अब सूर्य धन उदय हो जाएगा तो सूर्योदय हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या आया है, या आया हुआ है। या का मतलब आ आया है, इससे आ निकल आएगा। यहाँ पर ऊ है। आप देख रहे हो स्वर संधि में होता क्या है बेटा, कि स्वर के बाद में स्वर आता है, स्वर के बाद में स्वर आता है, विकार परिवर्तन होता है। बेटा स्वर के बाद में ही स्वर आया है, मतलब कन्फर्म है कि स्वर संधि है। अब एक्चुअली आपकी कौन सी संधि है ये पहचानना है। जब कभी बेटा छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर आपका ऋ से ऋषि बाबा आते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, क्या होता है उस दशा में, बताओ जल्दी से। तो उस दशा में बेटा जो परिवर्तन होता है ना, वो अगर आ के बाद में आपका ऊ आ गया है तो जो परिवर्तन हो ना वो बेटा ए में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ए में नहीं होगा, ओ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। ठीक है, ए में नहीं होगा। ए में परिवर्तन तब होगा जब बेटा आ के बाद में ना आपके छोटी ई या बड़ी ई में से कोई आए। मतलब छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटी ई बड़ी ई में से कोई आएगा तो बेटा ए में परिवर्तन हो जाएगा। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई आएगा तो ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऊ आया है इसलिए ओ में परिवर्तन होगा, ए में नहीं होगा। तो अब ओ की मात्रा एक्चुअली होती कैसे है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से डंडा खींच के मात्रा चढ़ा देते हो। तो अब जब यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर तो क्या बन रहा है, सूर्योदय बन रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, गुण संधि है। कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, गुण संधि है। सो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 12 का ऑप्शन नंबर सी 100% आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाकी संधि देखना है तो वीडियो डेडिकेटेड बना है, शानदार तरीके, मतलब आपका जो प्रश्न है ना उसी में काट के आंसर निकाल लोगे। इतना बढ़िया तरीके से समझाया, लेकिन जाना पड़ेगा उसके लिए भैया, देखना पड़ेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। मतलब 3 तो बेटा आपके क्या हैं, शुद्ध हैं, एक आपका सही नहीं है, और जो नहीं है वही आपका आंसर सही है। ठीक, अभी तक पत्र नहीं मिला है, बात तो सही है। अभी तक तो तुमने कोई पत्र भेजा नहीं, अभी तक कोई कमेंट भी नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी तक कोई पत्र नहीं मिला, ये तो भाई आपका सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो, हाँ भाई जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। आज मैं यही रहूँगा, यही नहीं चलेगा। अगर यही की जगह में तुमने यहीं बोल दिया होता, बिंदी लगा दी होती ना तो काम तमाम हो जाता, लेकिन तुमने बिंदी लगाई नहीं, इसलिए आपका यही गलत होगा। और जो गलत है एक्चुअली में उसी का आपको चुनाव करना है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आप सोचो, एक बिंदी का मामला था, बाकी देखो सब मिलते जुलते थे। ढूंढ न पाओगे, बार बार पढ़ के निकल जाओगे, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना है। इसीलिए मैं आप सभी को तुलनात्मक अध्ययन कराता हूं, जिससे कि लंबे समय तक याद रहे। बेटा उर्वशी दिया गया है, उर्वशी रचनाकार कौन है, मतलब उर्वशी किसने लिखी है। तो राइट आंसर तो आप सभी जानते हो, रामधारी सिंह दिनकर। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। उर्वशी जो रचना है ना,
ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अब बेटा जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में आपको मोस्टली कामायनी बहुत पूछा जाता है, कामायनी पूछा जाता है, साथ ही साथ में आंसू पूछा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये आंसू कैसा शब्द है? एक वचन का है या फिर बहुवचन का है? और इसका हमेशा प्रयोग किस वचन में होता है? अगर बता पाओ तो डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को समझाया है, बता दो। झरना भी है इनकी रचना बेटा, और लहर भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक भी हैं, स्कंदगुप्त वगैरह इनके द्वारा नाटक भी लिखे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत अच्छी रचनाएं की है। तो यहाँ पर उर्वशी बेटा रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, मरकट दिया गया है, मरकट है, मरघट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। मरने के बाद मरघट में जाओगे। यहाँ पर आपसे मरकट पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द का बेटा चुनाव करना है। मरकट मीन्स बेटा आपका वानर होता है। क्या होता है? वानर होता है। और वानर को हम क्या बोलते हैं? बंदर भी बोलते हैं। सो बंदर आपका राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र का तो सखा वगैरह होता ही है। पानी का तो जानते हो नीर भी होता है कि नहीं होता है? पुत्र का बेटा क्या होता है? बेटा होता है। मैं कितनी बार बोलता हूँ आप सभी को, ठीक है। तनय भी होता है आपके पुत्र का पर्यायवाची। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुदित मनोहर मानस देखा, मम्मा 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 मतलब जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कह सकते हैं या पुनरावृत्ति कह सकते हैं, बार बार होती है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज़ है भाई। तो अब वहाँ पे कह रहा है मम्मा मम्मा मतलब माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अलंकार पूछा गया है। अलंकार जानते हो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, जो सुंदरता बढ़ा दें, आभूषणों का काम करें, वो बेटा आपके अलंकार होते हैं। अभी परिभाषा मैंने ऑलरेडी विस्तारित की थी, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊँगा। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब बेटा बार बार होती है ना, तो वहाँ पर एक्चुअली अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? अनुप्रास होता है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कनक कनक वाला मतलब आपका कोई शब्द दिया गया होगा, दो या दो से अधिक शब्द होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा आपका कौन राइट है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं? बेटा एक बात ध्यान रखना, आपकी हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण के अंतर्गत भी वर्ण आते हैं और बेटा महाप्राण के अंतर्गत भी वर्ण आते हैं। अल्प प्राण का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम हवा लेनी पड़े या फिर आपको छोड़नी पड़े। ठीक है, छोड़नी पड़े मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा लेनी पड़े या फिर छोड़नी पड़े, वो आपके अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक हवा लेनी पड़े या फिर आपकी क्या करनी पड़े? छोड़नी पड़े। हवा पर ही डिपेंड करेंगे, लेकिन ज़्यादा का मामला चलेगा। ज़्यादा मतलब महा, ओ महा, कम कम मतलब अल्प। ठीक, ऐसे लिंक करके समझ लेना। तो अब क्या है ना, अल्प प्राण में और महाप्राण समझने से पहले आप सभी को हिंदी वर्णमाला में जाना पड़ेगा। और हिंदी वर्णमाला में आप सभी जानते हो बेटा 52 वर्ण दिए गए हैं। 52 वर्ण में आपके स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं। स्पर्श व्यंजन में बेटा 5 वर्ग दिए गए हैं। 5 वर्ग दिए गए हैं। एक का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है, एक पा वर्ग है। कुल मिलाकर 5 वर्ग में कुल 25 वर्ण दिए गए हैं। अब विस्तार में घुसता जा रहा हूँ, अब ज़्यादा घुस जाऊँगा तो भी कंफ्यूज मार जाओगे। डेडिकेटेड वीडियो वर्ण रचना पर है, जाकर वहाँ पर देख लेना। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली अल्प प्राण तक मुझे ले जाना है, तो मैं बैकग्राउंड बताते हुए तो चलूँगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब क्या है ना बेटा, का वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण है वो बेटा का भी है, आपका खा भी है, गा भी है, घा भी है और अंगा भी है। ठीक, ये 5 हैं। 5वें नंबर वाला बेटा अनुनासिक वर्ण भी कहलाता है या फिर आपका जो है पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पर क्या है ना कि ये पहले नंबर वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपके पहले नंबर का वर्ण हो, तीसरे नंबर का हो, पांचवें नंबर का, मैं पढ़ूंगा देखो समझना। मैंने क्या बोला था, कम हवा लेनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, अल्प प्राण। क खा ग घा अंग, मतलब धीरे धीरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क खा ग घा, ऐसे पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, वही कह रहा। तो मतलब पहले नंबर वाले में का आया अल्प प्राण, गा आया अल्प प्राण, अंगा आया अल्प प्राण, मतलब 1 3 5 वर्ण अल्प प्राण। तो महा वाले कौन थे, ज्यादा ताकत मैंने क्या लगाई, क खा दूसरे में था ना, मतलब खा जो दिया गया था दूसरे में था, और जो घा है ना तो दूसरे नंबर का वर्ण है, चौथे नंबर का वर्ण है। पहले वर्ग की बात कर रहा हूँ, का वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ये बेटा आपके महाप्राण में जाएंगे। अल्प प्राण आपसे पूछा गया है, सो पहले नंबर में ये है, तीसरे नंबर में ये। यार ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फा जो दिया गया ये दूसरे नंबर में है, पा वर्ग का है ना, पा फा बा बा पा फा बा भा, तो दूसरे चौथे वाला है, तो ये तो भैया महाप्राण है, ये भी आपका है नहीं, है ना। इसके बाद था ये भी आपका महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा 17 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना डिटेल जरूरी था एक्चुअली, नहीं तो समझ में ना आता आपको। तल्लीन दिया गया एक शब्द है, संधि विच्छेद करना है। मतलब बेटा क्या होता है ना, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो आपका संधि होता है, और संधि को जब आप तोड़ देते हो तो संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक, तो विच्छेद कर देना है। तो तल्लीन को बेटा मैं तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, तत् धन लीन। डिटेल किया था इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये एक्चुअली आपका व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद में आपका बेटा स्वर आए या व्यंजन आए, उसके बाद क्या हो, विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो वहाँ पर प्यारे बच्चों आपकी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, तल्लीन में भैया आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगर पूछता तो आंसर आप कर देते, लेकिन तोड़वा रहा है, तोड़ भी दिया मैंने तत्दलीन। ऑप्शन कहाँ पर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में है। 18 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे के ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा वहाँ जाने की आवश्यकता है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, मतलब 3 आपके तो हैं द्वंद्व समास के उदाहरण, लेकिन चौथा वाला नहीं है, और जो नहीं है वही आपका क्या है, आंसर के रूप में सही है। अब यहाँ पर बेटा क्या कह रहा है, समास क्या होता है, समास आपके 2 पदों का मेल होता है। 2 पदों का कह सकते हैं, या फिर आपके 2 शब्दों का मेल होता है, तो वहाँ पर एक नया सार्थक शब्द बनता है, तो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब 2 पदों या शब्दों के मेल से एक नया सार्थक अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण होता है, वो बेटा आपका समास कहलाता है। समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ओके, तो ये तो समझ गए। अब द्वंद्व समास की परिभाषा ये है बेटा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ पर बेटा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व गलत लिखा है, यहाँ पर भी ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर, द्वंद्व हो गया। अब चलते हैं भैया, घर घर, यार यहाँ पर भी वही दिया गया, यहाँ पर भी वही दिया गया है। तो अब घर घर की कहानी है, सास बहू का सीरियल देखे हो ना, घर घर की कहानी है। तो घर घर तो बेटा नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, नहीं वाला है, बाकी हैं। कपड़े लत्ते, पहली बात तो ऐसा चिन्ह लगा होगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लगा था पर मामला सेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, दोनों पदों की प्रधानता नहीं है। घर बोल देते तो उसी से काम चल जाता, समझ रहे हो आप। घर घर 2 बार बोल दिए हैं तो पुनरावृत्ति कर दी आपने एक वर्ण की, है ना। द्विरुक्त दोष यहाँ पर दिखाया गया, घर घर की कहानी है, द्विरुक्त दिया गया है ना, मतलब 2 बार वही चीज़ दी गई। सो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। कपड़े लत्ते में कपड़े की भी प्रधानता, लत्ते की भी प्रधानता, द्वंद्व समास। राग और विराग में भी वही है, पान और तंबाकू में भी वही है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, और जो गलत है वही भैया हमारा सही है। चलो अगला सवाल, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। मतलब 3 बेटा आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। चौथा नहीं, जो नहीं वही हकीकत में सही। संज्ञा क्या होती है? देश दुनिया धरती में कहीं भी चले जाओ, अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसका कोई ना कोई नाम है, तो भैया वो है क्या? वो आपकी है संज्ञा। ठीक, पहली बात। चलते हैं संज्ञा के बेटा जो मुख्य भेद होते हैं ना, मुख्य भेद, वो भेद होते हैं 3। अगर आप बात करें कुल भेद की तो कुल भेद होते हैं 5। ओके, चलिए, डेडिकेटेड वीडियो है। अब यहाँ पर बेटा क्या कह रहा है? जातिवाचक, तो एक पूरी जाति के बारे में बताएगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं। मनुष्य बेटा पूरी एक जाति का नाम है, तो यहाँ पर जातिवाचक है, लेकिन वो कह रहा है नहीं वाला चाहिए। सो ऑप्शन नंबर हमें ए काटना पड़ेगा। बालक भी बेटा जातिवाचक में है, जवान भी जातिवाचक में है, लेकिन यहाँ पर जो सुंदर दिया गया है ना, ये बेटा क्या है? ये आपका विशेषण दिया गया है। सुंदर क्या है प्यारे बच्चों? आपका विशेषण है। ठीक, सुंदर क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर संज्ञा तो है नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मतलब कौन सा भाग यहाँ पर गलत है? ये एक्चुअली पोर्शन यहाँ पर ये सही नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है ना बेटा, ये ए वाला पोर्शन है, ए वाला पोर्शन है, यहाँ तक का ये ए वाला है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से आएगा, ये इतना वाला बेटा बी वाला पोर्शन है। मैं क्लियर कर देता हूँ। कभी क्षमा नहीं, ये बेटा सी वाला पोर्शन है, ये सब। ठीक है, आगे वाला जो है वो आपका ये डी वाला पोर्शन है। तो अगर कह रहा कोई त्रुटि नहीं है तो आंसर आप डी कर दोगे, अगर कोई त्रुटि है तो जो भी है उसी को आंसर करोगे। तो पढ़ते हैं भैया वाक्य को। वाक्य दिया गया है, वाक्य बेटा आपके शब्दों से मिलकर के बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है? शब्दों से मिलकर। अब यहाँ पर कह रहा है समय, तो समय के आगे तो कुछ है नहीं, चलो हम समय में रुक जाएंगे। अपनी अपेक्षा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता। यार कभी क्षमा नहीं करता, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है, समय भी सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा अपनी अपेक्षा नहीं होगा। अपनी अपेक्षा, अपेक्षा मतलब मेरे मन मुताबिक काम कर रहा है, तो फिर उसे सजा क्यों देगा भाई? उसे क्यों नहीं क्षमा करने वाली बात? जब तुम्हारे मन मर्जी का हम काम कर रहे हैं तो तुम हमारे विरोध में काहे जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो यहाँ पर अपेक्षा नहीं होगा, अपेक्षा की जगह में उपेक्षा होगा। मतलब समय की जो व्यक्ति उपेक्षा करता है, वैल्यू नहीं करता, कद्र नहीं करता, कदर नहीं करता, जो भी समझो, उसको बेटा कभी भी क्षमा नहीं करता है आपका समय। सो यहाँ पर आपकी गलती है, तो बी वाले पोर्शन में गलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा एक्चुअली कैसे करना होता है। ठीक, चलो अगला। बाल की खाल निकालना, कहते नहीं हो तुम तो बुआ जी बिल्कुल बाल की खाल निकालने के पीछे पड़ गई हो, अब लगता है पिटवा के ही छोड़ोगी। बेटा यहाँ पर मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। अपने आप में पूर्ण वाक्य बेटा आपका मुहावरा नहीं होता है। ठीक है, तो बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बहुत मीन मेख निकालना होता है। 22 नंबर का प्रश्न है, बहुत मीन मेख निकालना। सो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो मुहावरा समझ गए। लोकोक्ति बेटा अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। असाधारण बेटा एक शब्द लिखा गया है और पूछा गया है अंग्रेजी रूप कौन सा होगा? मतलब असाधारण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो बेटा एक्सपोरेट तो नहीं बोलेंगे, इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती, पर ये तो नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले यार भैया, उसका लड़का ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण व्यक्तित्व का धनी है, मतलब साधारण नहीं है, कुछ विशेष है ना। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो असाधारण का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ऑप्शन नंबर डी भैया यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का है। ठीक, बाकी जो अन्य वर्ड दिए गए हैं उनकी अंग्रेजी आप सर्च कर लेना। ठीक, जिसके हृदय में ममता ना हो, मतलब कह रहा है जिसके हृदय में ममता ना हो। माँ की ममता के लिए बेटा जानी जाती है, मतलब माँ अपनी ममता के लिए जानी जाती है और पिता अपने स्नेह के लिए जाना जाता है। तो बेटा यहाँ पर ममता की बात करा कोई ममता नहीं है, तभी आप अक्सर सुनते हो कि निर्मम हत्या कर दी गई।
निर्मम, मतलब कोई दया नहीं की गई। ठीक है, तो निर्मम होता है। तो यहाँ पर बेटा राइट आंसर 24 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने लिंक कर दिया समाज से, तो आप समझ गए कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीतकाल से है? मतलब रीतकाल का कवि कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सूरदास तो बेटा भक्ति काल वाले हैं, कबीरदास भी हैं और आपके तुलसीदास भी हैं, ये कहीं ना कहीं भक्ति से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर आपके कविवृंद राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इनका संबंध भक्ति काल से नहीं है, तो 25 का डी वाला ना बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है, मतलब राम जी जो हैं वो सीता से सुंदर हैं। अब मामला फंसा दिया गया है, कारक बेटा कौन सा प्रयोग किया गया है? आप सभी जानते हो कारक क्या होता है, कर्ता कर्म क्रिया में तालमेल बिठाने का काम आपके कारक करते हैं। हिंदी में कारक बेटा 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो से दिया गया है, एक्चुअली पूछा गया ये से किसका कारक चिन्ह है। जब भी कभी बेटा आपके वाक्य में तुलना की बात करेगा, अलगाव की बात करेगा, किसकी बात करेगा? तुलना की और अलगाव की बात करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो राम के सुंदरता की सीता की सुंदरता से क्या की गई है? तुलना की गई है। और जहाँ पर बेटा तुलना की जाती है दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करना पड़ेगा। और मैं अभी तक आपको क्या बताता रहा कि से क्या करता है? अलगाव का भाव प्रदर्शित करता है अगर आपके वाक्य में, तो भी आपका अपादान, तो अलगाव भी यहाँ पर मैंने लिंक किया हुआ है। तुलना की भी बातें होगी, वहाँ पर आपका अपादान होता है। ठीक है, संबंध में बेटा आपके कारक चिन्ह क्या आते हैं? का, की, के आते हैं। ठीक है, का, की, के आते हैं। करण में बेटा से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये से आपका क्या करता है? के द्वारा का भाव प्रकट करता है और कहीं ना कहीं जुड़ाव बनाकर रखता है। संप्रदान में बेटा आपका को तो आता है, लेकिन को एक्चुअली में आता किस लिए है? के लिए के अर्थ में। आता तो को है, लेकिन के लिए के अर्थ में आता है। सो वहाँ पर आपका संप्रदान होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रश्न है लुटेरा। लुटेरा दिया गया है, लुटेरा होना चाहिए। लुटेरा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? एक बात पहले समझ लो बेटा, प्रत्यय होता क्या है। मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पर एक शब्द ले लिया और शब्द के बाद में मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ये बाद में मैं कुछ भी जोड़ रहा हूँ किसी शब्द के साथ में, मूल शब्द के साथ कुछ भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो वो बेटा आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। अगर मूल शब्द के पहले मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, मूल शब्द के पहले कुछ भी जोड़ रहा हूँ, तो वो बेटा आपका क्या होता है? वो उपसर्ग होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर किसी मूल शब्द के पहले आप कुछ जोड़ रहे हो, उपसर्ग के नाम से जाना जाएगा। अगर शब्द के बाद में कुछ जोड़ोगे तो उसे हम प्रत्यय। आपके सवाल में प्रत्यय कह रहा है, मतलब बाद में जोड़ना है। यहाँ पर लुटेरा दिया गया है, तो इसे जब हम तोड़ेंगे ना, तो लूट धन एरा में टूट जाएगा। अब यहाँ पर एरा क्या है? बाद में जोड़ा गया है। ये आपका क्या है बेटा? प्रत्यय, और प्रत्यय है, सो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 27 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ईरा वाला नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ईरा वाला नहीं होगा, एरा वाला होगा। 27 का बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चुनाव करना है। आपको मैंने बताया भी था कि अगर संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत शब्द हैं, ठीक है, और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर रहे हो, तो वो बेटा आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और अगर विकृत रूप प्रयोग करोगे तो क्या कहलाएंगे? तद्भव। डिटेल कर चुका हूँ इसलिए जल्दी से बता दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आश्रम बेटा क्या? ये आपका तत्सम शब्द है। प्रांगण आपका तत्सम शब्द है। उद्वेग आपका तत्सम शब्द है। लेकिन प्यास जो यहाँ पर दिया गया है, ये एक्चुअली में बेटा आपका क्या है? एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। बाकी ये जो आपके तीनों दिए गए हैं, ये प्यारे बच्चों आपके तत्सम शब्द हैं। तो आपसे तद्भव पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया गया है कि अपहरण। एक बेटा शब्द है अपहरण, इसमें कह रहा है किस उपसर्ग का प्रयोग? अभी मैंने डिटेल किया था, उपसर्ग एक्चुअली शब्द से पहले ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, शब्द के पहले वाला। अब अपहरण को हम तोड़ देते हैं। क्या तोड़ोगे? अप धन हरण में तोड़ोगे। हरण आपका मूल शब्द है, इसमें अप आपने क्या लगाया हुआ है? उपसर्ग लगाया है, अप लगाया हुआ है, सो यहाँ पर अप हो जाएगा। डाउन वाला मत मार देना। ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं
अपह धन ऋण, ठीक है, अपह धन ऋण। ऐसे भी तो कोई ऋण भी तो कोई ना कोई मूल शब्द है, लेकिन भैया अपय आपका क्या होता है, कोई उपसर्ग होता ही नहीं है जो आप जोड़ दो, ठीक है। सो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मत चले जाना, ऑप्शन नंबर बी में ही जाना, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है और लास्ट भी है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। समास के बारे में भी आप जानते हो, तत्पुरुष समास में बेटा क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत बेटा आपके द्विगु समास होता है, इसको भी रखा जाता है, ठीक है, द्विगु को इसी में रखा जाता है आपके। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तत्पुरुष समास है कह रहा है कौन सा नहीं है, मतलब 3 तो आपके हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है वही आपका क्या है, सही है। तो ऋण मुक्त दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया ऋण से मुक्त। क्या कह रहा है बेटा, ऋण से मुक्त, ये से बेटा आपके तत्पुरुष में ही आता है। सो ये पहला वाला तो होगा। आदिवासी मतलब आदि से वास करने वाले, मतलब आदिकाल से वास करने वाले, मतलब जब से शुरुआत हुई थी तब से वहीं पे निवास कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जुड़ाव बना हुआ है। सो यहाँ पर भी बेटा आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। अमचूर जो दिया गया है ना, आम से जो चूर्ण बनाया जाता है, आम से जो चूर या चूर्ण बनाया जाता है, तो इसमें भी आप देख रहे हो अमचूर होता है। यहाँ पर जो पीला जर्द दिया गया है, तो इसको जब तोड़ोगे ना बेटा तो लिखेगा पीला है जो जर्द, मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है बेटा, कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास है, बाकी सब में तत्पुरुष है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे नई वाला पूछा गया है। तो इस तरीके से बेटा आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अब एक्चुअली आपको बताना है कि 30 में आपका स्कोर कितना रहा है, और अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, और आपको लगता है कि हमें यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है, हेल्प तो मिलेगी मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर देना, प्यार के लिए कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।